हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई एम भवेदी पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अपनी एग्जाम्स कंडक्ट जब करवाता है तो उसमें पार्ट ए में जो वो सिलेबस इंक्लूड करता है वो सिलेबस है आपका नॉन टेक्निकल का सिलेबस। अब इस नॉन टेक्निकल सिलेबस में एक आपकी स्पेशल यूनिट है जो 5th नंबर पे यूनिट लिखी है और सभी सिलेबस में सभी एग्जाम्स पैटर्न में यही इसी तरीके से सिलेबस लिखा है, जिसमें 5th नंबर की जो यूनिट है वो बिलोंग करती है आईसीटी से। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो आईसीटी है ये आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और ये आपको अभी इसका पूरा कोर्स जो है ये अवेलेबल होगा कहाँ पर? कक्षा 13 पर। ऑलरेडी इसकी क्लासेस अवेलेबल है, आप चाहें तो डेमो ले सकते हैं, एप्लीकेशन पर जाकर मिल जाएगा, यूट्यूब पर आपको इसके डेमोज मिल जाएंगे। हम इसका आज यहाँ पर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें किस तरीके के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके की प्रोबेबिलिटी बनेगी आगे क्वेश्चन आने की। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि इस सेशन में आपका एक जो क्वेश्चन पेपर जो हो वो इन जनरल क्वेश्चन पूछे जाएं। मतलब एक तरीके से ये कि एक सेक्शन एक यूनिट का, फिर अगला क्वेश्चन, फिर अगला यूनिट, इस तरीके से मैंने इसमें कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की है। और आगे भी जो आपके पास सेशन आएंगे उन सेशन में कुछ इसी तरीके से मैं आपको कंबाइंडली क्वेश्चंस बताता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए, लिखा हुआ है कंप्यूटर हैज अ मेन मेमोरी ऑफ 960 किलोबाइट्स। व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स कंटेन्ड इन दिस मेमोरी। ठीक है, उसने बोला है कि एक कंप्यूटर के पास जो मेन मेमोरी है उसमें टोटल 960 किलोबाइट जो है वो उसकी मेमोरी है, तो एग्जैक्ट नंबर इन बाइट्स पूछा है। ठीक है, तो यहां पर अल्टीमेटली आपसे पूछा क्या गया है? किलोबाइट टू बाइट का कन्वर्जन आपसे क्या पूछा जा रहा है? वो ये किलोबाइट से आपको बाइट में कन्वर्ट करके बताना है। तो जनरली हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किलो का मतलब होता है हमारे पास 1000। किलो का मतलब कितना होता है? 1000 होता है। अब कंप्यूटर के टर्म में अगर अपन बात करें तो आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर जो है ये बाइनरी पर वर्क करता है। कंप्यूटर बाइनरी डिजिट पर वर्क करता है और बाइनरी जो डिजिट होते हैं वो आपके पास होते हैं 0 एंड 1। क्लियर? ये कितने डिजिट है? तो 2 डिजिट है। अब कंप्यूटर की पूरी मेमोरी ना इस 2 ये डिजिट जो है ना इस पे डिपेंड करती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर की मेमोरी कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 2⁻⁴ मतलब उसकी 1 बाइट। 2⁻1 मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 बाइट्स। 2⁻2 मतलब ये हो जाएगा आपका 4 बाइट्स। इस तरीके से क्या होती है आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं किसकी? किलो की। जो यहाँ पर लिखा हुआ है किलो लिखा है, इसको आपको किस में बताना है? इसको कन्वर्ट करना है और बाइट्स में बताना है केवल। तो आपको यहाँ से किलो हटाना है। कंप्यूटर के टर्म में अगर अपन बात करें तो जो किलो होता है, कंप्यूटर के टर्म में जो किलो होता है उसका मतलब यहां पर मैं आपको बताता हूं और वो होता है 2⁻10। 2⁻10। अगर आप 3 करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर 8, फिर आप 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा, 6 करेंगे तो 64 हो जाएगा, 7 करेंगे तो 128 हो जाएगा, 8 करेंगे तो 256 हो जाएगा, 9 करेंगे तो 512 हो जाएगा और अगर आप 10 कर देंगे तो आपको मिलेगा 1024। क्लियर है? ये मैंने जो सीक्वेंस लिखी है क्या है? ये है आपके 2⁻3, उसका आपको 8 मिलने वाला है। फिर आप 2⁻4 बताएंगे, उसका आपको 16 मिलेगा। फिर आप देखेंगे 2⁻5 जो होगा उसका आपको 32 मिलेगा। 2⁻6 का आपको 64। इस तरीके से आपको मिलेगा 1024। 1024 जो मिलेगा वो कहाँ पर मिलता है? वो मिलता है 2⁻10 पर। तो आपके पास ये हुआ किलो, है ना? ये 1000 के आसपास हो गया ना, ये 1000 के आसपास हो गया, इसको आप बोलते हैं किलो। क्लियर है ये बात? तो अगर आपसे यहाँ से किलो बाइट से बाइट्स में जाना है तो 960 इंटू किलो का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 960 देखिए कि इसमें 1000 बिल्कुल नहीं होगा, इंटू 8 नहीं होगा, ये बिट और बाइट नहीं चल रहा है। और यहाँ पर आपके पास 2 बार 1024 लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा 960 इंटू 1024। ठीक है, इसको आप मार्क करके आएंगे 960 इंटू 1024। क्लियर है ये बात? समझ में आया? इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है अगर आपसे मेमोरी यूनिट्स पूछी गई है कंप्यूटर के लिए। क्लियर? चलिए, ये कब होता है? ये होता है इन जनरल केस, है ना? हमारे पास जो जनरल केसेस होते हैं उसमें हम इस तरीके से करते हैं, ये इन जनरल होता है। फिजिक्स की टर्म में अगर आप बात करें, है ना, मैथमेटिक्स के टर्म में बात करें तो अपने पास ये होता है कि किलो मीन्स 1000, ये आपके पास 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वेब ब्राउजर।
इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? स्पेशली क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किसका पूछा गया है? नॉट बोला गया है। आपको देखना है कि कौन सा नहीं है। इसका मतलब 3 ऑप्शन जो होंगे वो वेब ब्राउजर होंगे। वेब ब्राउजर क्या होते हैं, है ना? वेब ब्राउजर क्या होते हैं? तो जहां पर आप क्या करते हैं, वेयर यू कैन ब्राउज द इंटरनेट, वेयर यू कैन ब्राउज द इंटरनेट, ठीक है, जहां पर आप इंटरनेट को सर्व करते हैं वो आपका होता है वेब ब्राउजर। चलिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनमें से कौन से वेब ब्राउजर्स हैं। तो हम लोग सिंपल देखेंगे, हम लोग इंटरनेट कहाँ चलाते हैं। क्या हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर में इंटरनेट चलाते थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। फिर उसके बाद मोज़िला फायरफॉक्स में इंटरनेट चलाते थे? बिल्कुल चलाते हैं। क्या हम गूगल क्रोम में इंटरनेट चलाते हैं? बिल्कुल चलाते हैं। इसका मतलब ये तीनों जो टॉप पे लिखे हैं ये क्या हैं? ये वेब ब्राउजर्स हैं। इस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग वेब ब्राउजर से वेब को या इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। अब जो आंसर देखना है यहाँ पर कि आंसर क्या होगा, तो देखते हैं। इन 3 के अलावा जो बचा होगा वही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ से कहेंगे कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? याहू। क्लियर? ये याहू जो होगा इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था नॉट अ वेब ब्राउजर। याहू फिर क्या है? याहू क्या है? तो याहू सर्च इंजन है ना। याहू को आप क्या याद रख सकते हैं कि ये क्या है? ये सर्च इंजन भी है, ठीक है। जैसे आपका गूगल होता है ना, गूगल, सॉरी, हाँ, जैसे आपका google.com है, वैसा ही आपका याहू भी होता है, सर्च इंजन होता है। पहली चीज, याहू आपका क्या है? तो याहू मेल सर्विस भी है। यहाँ पर याद रखना ये क्या है? मेल सर्विस है, मतलब इसका खुद का क्या चलता है? मेल चलता है, तो ये मेल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो दोनों बातें हैं याहू के लिए, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ें, इसका करेक्ट आंसर याहू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम? अगर फिर से आपसे क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है नॉट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। नॉट जो लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा, नॉट पूछा गया है। रैम का मतलब पहले तो हम आपको बता दें कि रैम का मतलब क्या होता है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप लोग ये फुल फॉर्म इसका जानते ही होंगे, क्योंकि कंप्यूटर में फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला पॉइंट पढ़िए, लिखा है ऑप्शन नंबर 1 में, रैम इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया मतलब जहां पर केवल आप कुछ समय के लिए अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसको आप टेम्परेरी कहेंगे। क्लियर है? तो क्या रैम में कुछ ही समय के लिए डेटा स्टोर रहता है? बिल्कुल सही बात है ये, ठीक। सेकेंड देखते हैं, रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। हार्ड डिस्क स्टोरेज की अगर अपन बात करें तो ये हार्ड डिस्क स्टोरेज क्या होते हैं? क्या होते हैं ये? तो ये वो स्टोरेज होते हैं, जैसे अगर मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल की बात करूं तो आपकी पेन ड्राइव हो गई, आपके पास हार्ड ड्राइव हो गई, आपका मेमोरी कार्ड जो हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? ये हार्ड ड्राइव्स होती हैं जहां पर हम डेटा स्टोर करते हैं। तो हार्ड डिस्क स्टोरेज जो है आपकी, ये क्या है? क्या रैम उसी तरीके से होती है? तो बिल्कुल नहीं। रैम जो होती है उसमें अपन ने पहले बता दिया टेम्परेरी स्टोरेज होता है। और जब हम हार्ड ड्राइव का एग्जांपल देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? पेन ड्राइव हो गया, हमारा हार्ड डिस्क हो गया, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। तो ये सब अपने डेटा को स्टोर लंबे समय तक रखती हैं, या इनमें डेटा एक बार स्टोर कर दो तो स्टोर ही रहता है। इस वजह से ये जो हार्ड डिस्क स्टोरेज है वो रैम की तरह नहीं होती, या रैम इसकी तरह नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? डेटा का परमानेंट स्टोरेज होता है। ठीक है, ये क्या यहाँ पर क्या होता है? परमानेंट स्टोरेज होता है डेटा का। इस वजह से रैम और हार्ड डिस्क दोनों अलग अलग होती है। तो देखते हैं, ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही नहीं है, तो देखेंगे इसको आगे चल के। नेक्स्ट हम बात करेंगे, रैम इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? तो हम यहाँ से देखेंगे कि वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। वॉलेटाइल का मतलब क्या है? जो खत्म हो जाए। तो बिल्कुल रैम में अगर कोई डेटा रहेगा वो क्या खत्म हो जाता है? इरेज हो जाता है। तो हाँ बिल्कुल, रैम का डेटा इरेज हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज गोन व्हेन यू टर्न द कंप्यूटर ऑफ। जब कंप्यूटर ऑफ किया जाता है तो क्या रैम क्लियर हो जाती है? क्या उसका डेटा जो स्टोर होता है वो इरेज हो जाता है? तो बिल्कुल ये पॉइंट भी आपका सही है। आप खुद देखते हैं, पहले, अभी तो ठीक है, अभी तो हमारे जो मोबाइल्स वगैरह हैं, जो टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है कि अभी हमारे फ़ोन वगैरह जो है वो हैंग नहीं करते। लेकिन जब ये स्मार्टफोन का एरा स्टार्ट हुआ था तब फ़ोन की एक मेजर प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये थी कि हमारे जो फ़ोन्स होते थे वो अगर हम उन पर प्रोसेस ज़्यादा हैवी कर देते थे ना, तो उसका क्या होता था? हैंग हो जाते थे वो फ़ोन। तो फिर आप क्या प्रोसेस फॉलो करते थे? आप उसको स्विच ऑफ कर देते थे। आप स्विच ऑफ करके अगेन जब उसको ऑन करते थे तो वो फिर स्मूथ रन करने लगता था। तो ये क्यों हो रहा था? ये हो रहा था स्टोरेज की वजह से। और वो कौन सा स्टोरेज? जो रैम में होता है। तो रैम का डेटा अगर
ज़्यादा हैवी हो जाता है, उसमें ज़्यादा डेटा फिल कर देते हैं, तो वो क्या करने लगती है, लैग करने लगती है। इस वजह से आपका फ़ोन हैंग कर रहा था, आपने उसको टर्न ऑफ करके ऑन किया तो आपका फ़ोन फिर से चलने लगा, मतलब उसका डेटा इरेज हो गया। तो ये आपका थर्ड फोर्थ ऑप्शन दोनों की दोनों बिल्कुल सही है। जब आप फ़ोन या कंप्यूटर या फ़ोन जो भी ऑफ करेंगे तो आपका डेटा चले जाएगा बिल्कुल, इसीलिए उसको वॉलेटाइल भी कह रहे हैं। तो हम अगर यहाँ पे बात करें इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है, तो हमें नॉट पूछा गया था। अब नॉट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो बी आंसर है ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। समझ में आ गई ये बात, है ना। सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें क्या, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं, मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, SMTP इज एन एक्रोनिम फॉर, SMTP इज एन एक्रोनिम फॉर। आपसे पूछा गया है कि SMTP का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। बहुत सारे आपके पास मिलेंगे। एक्चुअल में ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या होते हैं ये, प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इनके डिफरेंट एक्रोनिम्स आपको मिलने वाले हैं, तो वो बहुत सारे आपको पढ़ना पड़ेंगे जो आपको सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर अपन देखते हैं SMTP का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, बिल्कुल नहीं। सिंपल मेल आता है, बिल्कुल आता है, और आखिरी में प्रोटोकॉल भी आता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं आता है। देन बात करेंगे सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल, बिल्कुल नहीं, टर्मिनल भी नहीं आता। बाकी तीन कीवर्ड तो बिल्कुल सेम है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल ये जो है आपका ट्रांसफर के नाम से आता है। ये जो यहाँ पर टी है, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर, इसलिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो है ये चारों कीवर्ड मिल रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, ये ट्रांजिशन प्रोटोकॉल है, ट्रांजिशन प्रोटोकॉल नहीं आता। तो अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जिसमें आपसे बोला गया है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, ये पूछा गया है पेपर में ऑलरेडी। जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस सेशन में ले रहा हूं, इसमें से ये समझ लीजिएगा कि 80% क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। बात यह है कि थोड़ा सा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज करवाऊंगा, लेकिन अभी आप वो देखिए कि आपके पेपर में किस तरीके का पूछा गया है, फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी बनती है आने की। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस। ठीक है, हम लोग जो अपने मोबाइल में या अपने डेस्कटॉप पे जो वेब पेज ओपन करते हैं, उसका एक एड्रेस लिखा होता है, जो ऊपर एक बार होता है, एड्रेस बार, उसमें लिखा रहता है। तो वहां पर HTTP करके लिखा हुआ रहता है, आपने देखा होगा। तो वो जो एड्रेस होता है उसको क्या बोला जाता है। देखिए, क्या उसको डायरेक्टरी कहते हैं, क्या उसको प्रोटोकॉल कहते हैं, क्या उसको URL कहते हैं, क्या उसको डोमेन कहते हैं। तो जब आपको मैं एक वेबसाइट का पूरा नाम डिटेल करके बताऊंगा कि उस वेबसाइट में कौन सी चीज क्या कहलाती है, तब आप इजीली समझ जाएंगे कि डोमेन किसे कहेंगे, URL किसे कहेंगे, प्रोटोकॉल क्या होगा और डायरेक्टरी क्या होगी। ठीक है, अभी के लिए जो हमारा क्वेश्चन है हम उस पर फोकस करते हैं। हमसे पूछा गया है कि एक पेज के एड्रेस को क्या कहते हैं। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, उस पेज के एड्रेस को URL कहा जाता है। क्या कहते हैं, URL का यहां पर आपको इंपॉर्टेंट होगा फुल फॉर्म याद रखना। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म, URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन PSC ने भी यहाँ पर एक गड़बड़ की थी। उसने क्या किया था, उसने इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसमें यूनिवर्सल लिख दिया था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो अपना याद रखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ें क्या, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें। आइडेंटिफाई द IP एड्रेस फ्रॉम दी फॉलोइंग। ओके, IP एड्रेस पता करना है आपको। अब ये क्या है IP एड्रेस का, ये इन्होंने एप्लीकेशन वाइज पूछा है आपसे। कैसे, उनने यहाँ पर कुछ तरीके से आपको IP एड्रेस लिख कर दिए हैं, उन्होंने बोला है कि IP एड्रेस चूज करो। मतलब इन चार में से कोई एक IP एड्रेस सही होगा और बाकी तीन गलत होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये पहले नंबर पे जो लिखा है ये कुछ इस तरीके से लिखा है, 300 और फिर बीच में डैश एंड 215, फिर बीच में डैश और इस तरीके से लिखा है। दूसरे नंबर पे ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, @ दिख रहा है। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में सभी जगह आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, सभी जगह क्या लगे हैं, डॉट्स लगे हैं। और फोर्थ में अगेन आपको डैश दिखाई दे रहा है। तो एक बात क्लियरली आपने दिमाग में यहाँ से याद रखिएगा
कि हमारे जो आईपी एड्रेस होते हैं, हमारे जो आईपी एड्रेस है, इन आईपी एड्रेस को सेपरेट करने के लिए, ये आईपी एड्रेस है, इनको सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो डॉट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप पॉइंट क्या याद रखेंगे, डॉट, है ना। मैं लिख दूँ डॉट इज यूज टू सेपरेट द डिजिट्स इन आईपी एड्रेस। क्लियर है क्या? एक आईपी एड्रेस में जो आपके डिजिट्स होंगे उनको सेपरेट करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, डॉट का यूज किया जाता है। राइट, पहला पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट बनता है आपका। चलिए ये हो गया। उसके बाद और बात करते हैं, क्या इसमें एट द रेट आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। डैश आ सकता? नहीं आ सकता। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपके पास पहला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, दूसरा भी नहीं है, फोर्थ में भी डैश दिया है, मतलब करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सी, जहां पर सभी डिजिट्स जो हैं वो किससे सेपरेटेड हैं, वो सेपरेटेड हैं कॉलन से, ये सॉरी आपका किससे, डॉट से। कॉलन से भी होते हैं, लेकिन यहां पर जो आपको ये आईपी एड्रेस दिख रहा है, ये आईपी एड्रेस IPv4 का है। किसका है ये? IPv4। एक आपके पास आता है IPv6। दो हैं आपके पास, टोटल आईपी एड्रेस के फॉर्मेट या वर्जन्स जो हैं वो दो हैं। एक आपका IPv4 है और दूसरा आपका IPv6 है। IPv6 में आप किसका प्रयोग करते हैं, तो IPv6 में आप डॉट का यूज करते हैं, है ना। सेपरेट करने के लिए सेपरेटर क्या है इसमें, डॉट। और अगर आप IPv6 देखेंगे तो यहाँ पर यूज जो होगा वो होगा कोलन। यहाँ पर कोलन का यूज किया जाता है। ये कोलन जो होते हैं उसका प्रयोग करते हैं 2 नंबर के बीच में। ठीक है, पर वो IPv6 का है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग V4 दिया था, तो हमने V4 की बात की। करेक्ट, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल नेटवर्क। देखिए आपके इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट एक पूरा टॉपिक लिखा है, सोशल नेटवर्किंग साइट। यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो इस सोशल नेटवर्किंग साइट में हम पूरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये साइट किसने डिज़ाइन की है, कब बनी है ना, ये कहाँ कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, कुछ इस तरीके की बातें, इनके CEO कौन है, ये बातें यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट में करते हैं। यहाँ पर आपके पास सिंपल क्वेश्चन है कि आपके पास ऑप्शन है, वो पूछा गया है कि सोशल नेटवर्क कौन सी साइट है। तो देखिए अमेजॉन की बात करें, ईबे की बात करें, तो अमेजॉन और ईबे ये दोनों जो वेबसाइट्स हैं आपकी, ये दोनों वेबसाइट्स ई कॉमर्स कंपनी हैं। ये कैसी हैं? ई कॉमर्स कंपनी। इवन ये भी आपका सिलेबस में है, ई कॉमर्स जो है आपके सिलेबस में दिया है। तो ई कॉमर्स कंपनी है आपकी अमेजॉन और ईबे। क्लियर? तो ये तो सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं हुई। ठीक, वहीं पर gmail.com बात करें तो ये आपकी किसके लिए यूज होता है, ये आपका ईमेल के लिए यूज होता है। ठीक है, gmail.com ईमेल के लिए यूज होता है। तो बचा क्या आपके पास, ट्विटर। तो सोशल नेटवर्किंग साइट की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्विटर हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट है ना ये, है ना। अभी ये न्यूज़ में भी काफ़ी रह रही है, एलन मस्क ने इसको परचेज कर लिया है ना। इवन अभी कुछ समय पहले की भी न्यूज़ है, 3-4 दिन पहले की, कि जो आपका ट्विटर है ये अभी लॉस में चल रहा है, ऐसा भी बोला गया। तो ठीक है, ये ट्विटर जो है ये आपका सोशल नेटवर्क है। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ये होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ALU स्टैंड्स फॉर, आपसे पूछा है कि ALU क्या है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो हमारा एक CPU होता है, हमारा जो CPU होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ये मैंने बनाया यहाँ पर CPU। ठीक, इस CPU में कुछ कंपोनेंट होंगे, जैसे कि कंपोनेंट के नाम देख लेते हैं क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर होता है CU, एक होता है CU, एक होता है आपका ALU, ठीक है, और एक होता है आपका MU। ठीक, ये तीनों चीज़ें क्या हैं तो इनको देखते हैं। अगर आप CU की बात करें तो CU होता है कंट्रोल यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, क्लियर है ना। CPU के पार्ट हैं, CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट लगी होगी। ALU बताते हैं आपको। MU क्या है, तो MU होता है मेमोरी यूनिट। MU क्या है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, वहीं पर अगर ALU पूछा जाए तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ऑप्शन देख लीजिए, अमेरिकन लॉजिक बिल्कुल नहीं, अल्टरनेट लॉजिक बिल्कुल नहीं, अल्टरनेटिंग बिल्कुल नहीं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका मतलब ALU का फुल फॉर्म जो होगा वो आपका क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। राइट, समझ गए, है ना। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पर। अ पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप माउंटेड ऑन अ सर्किट बोर्ड इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग ऑप्शन देखकर सभी लोग बता सकते हैं
कि आपकी जितनी भी चिप्स होती हैं कंप्यूटर की वो कौन से एक सर्किट बोर्ड पर लगी होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ये प्रोसेसर है, सिस्टम बोर्ड भी नहीं बोलते, डॉटर बोर्ड भी नहीं बोलते, उसको मदर बोर्ड बोला जाता है। ये लोग आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मदर बोर्ड कहते हैं, राइट। ये याद रखिएगा, मदर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है, क्या है, मदरबोर्ड। ठीक है, सारी चिप्स जहां पे माउंटेड होती है वो मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन MS 2007 इज। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में 2007 के बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट को स्टोर किया है, किसको स्टोर किया है, डॉक्यूमेंट को, तो उसका एक्सटेंशन फाइल क्या होगी। एक्सटेंशन होता है डॉट के बाद जो लगा होता है पीछे। जैसे आपने एक PDF डाउनलोड की, जैसे मान लीजिए आपने कहाँ से PDF डाउनलोड की, ICT की कक्षा से डाउनलोड किया, कक्षा 13 से, ICT कक्षा 13 है ना, आपने ये मान लीजिए डाउनलोड किए कक्षा 13, और एक PDF थी तो उस पर पीछे क्या लिखा रहेगा, PDF लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, तो वहीं पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये डॉक्यूमेंट है, ये किसका फॉर्मेट है, ये PDF का फॉर्मेट है। ये किसका फॉर्मेट है, PDF फॉर्मेट है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि ये फॉर्मेट आपका डॉक्यूमेंट वाला हो, तो डॉक्यूमेंट वाला फॉर्मेट जो होता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो PDF तो मैंने बता दिया आपको, टेक्स्ट फाइल होती तो टेक्स्ट होता। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक B और एक C, DOC और DOCX। ये क्या है, तो DOC का मतलब तो डॉक्यूमेंट होता है, DOCX का मतलब भी डॉक्यूमेंट फाइल होती है, लेकिन ये दोनों कब है, जब 2007 के बाद या 2007 एंड अबव, मतलब 2007 और उसके बाद वाले जितने आपके पास वर्ड फाइल आ रही है, MS वर्ड आ रहे हैं, उसमें आपका डॉक्स यूज होता है। और इससे पहले मतलब बिफोर 2007, मतलब कि यहाँ पर 3 एंड बिफोर, तो ये क्या यूज होता है, DOC यूज होता है। अभी इसका करेक्ट आंसर अगर आप मुझसे पूछें तो इसका करेक्ट आंसर आज की डेट में आपको बताना है, ये वाला होता है। ठीक, ये पॉइंट भी साथ में याद रख लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि ये किसके बाद यूज हो रहा है, 2007 के बाद यूज हो रहा है। ऊपर वाला आंसर भी DOC वाला करेक्ट था, लेकिन वो 2003 में यूज होता था, अभी फिलहाल में DOCX यूज होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। TCP/IP is necessary if one is to connect to the। ये बोल रहा है कि TCP/IP जो है ये क्यों जरूरी होता है अगर कोई व्यक्ति कनेक्ट करना चाहता है। किससे कनेक्ट करना चाहता है वो ऑप्शन देखिए, नीचे लिखा है फोन लाइंस, LAN, इंटरनेट और अ सर्वर। मतलब कोई व्यक्ति सर्वर से कनेक्ट होना चाह रहा है, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाह रहा है, LAN से कनेक्ट होना चाह रहा है या फोन लाइन से कनेक्ट होना चाह रहा है, तब उसको TCP/IP जरूरी होगा। अभी TCP/IP क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा TCP/IP को देखते हैं। तो TCP/IP जो है ये हमारा एक क्या है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसका समझिएगा फुल फॉर्म इसका क्या है, तो इसका फुल फॉर्म बोला जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP हुआ। IP की बात करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट। ठीक है, तो TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर। अब इसको पूछा गया है कि ये कब जरूरी होता है, तो इसका सीधा आंसर आप याद रखेंगे, इंटरनेट। जब कभी आपको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होना है, जब कभी आपको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होना है, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो होगा TCP। क्लियर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लिखा है, ईच कैरेक्टर ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर हैज एन ASCII वैल्यू विच स्टैंड्स फॉर। मतलब यहां पर आपसे ये जो ASCII वर्ड लिखा है, ये जो ASCII वर्ड लिखा है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है, राइट। तो आप देखेंगे, पहली बात तो मैं A से बता देता हूं, अमेरिकन है। A का मतलब अमेरिकन, इसका मतलब ये वाला अफ्रीकन और ये एडॉप्टेबल, ये दोनों गलत हो गए। क्लियर। और S का मतलब है स्टैंडर्ड्स, तो अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, और यहाँ स्टॉक आ गया, मतलब ये वाला भी गलत हो गया। तो B ऑप्शन जो आपका है वो डायरेक्टली आपको एक ही बार में यहाँ से करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर में आया था, और ये आया था, बताइए ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा। क्या पूछा था उसने, ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप बता पाएंगे ASCII का फुल फॉर्म अब पूछा जाए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। HTML इज यूज्ड टू क्रिएट। HTML जो है इसका फुल फॉर्म देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि HTML किस यूज में आती है।
तो आप लोगों को सभी को पता होगा HTML जो है, HTML, ठीक ठीक, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। तो एक तो पॉइंट आपको यहां से ये भी ध्यान रखना है, ठीक। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था? हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस लिए यूज होती है। तो याद रखना, ये वेब पेज डिजाइन करने के लिए यूज होती है। वेब पेज जो होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं किस लैंग्वेज में बनाकर? वो बनाए जाते हैं HTML में, ठीक है। तो HTML वेब पेज डिजाइन करने के लिए या क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है? पढ़िए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट को देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम लोग जो बोलते हैं कि इसमें विंडोज 7 है, इसमें विंडोज XP है, इसमें विंडोज 10 है, 8 है, 11 है। तो जो विंडोज है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, राइट। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अलावा जो 4 ऑप्शन दिए ये क्या है? तो वर्ड, एक्सेल, PPT, एक्सेस, नोट, ये सब जो हैं ये सॉफ्टवेयर हैं जो माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, लेकिन इन सभी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाएगा तब वहाँ पर हम आपको समझाएंगे कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, है ना। सब वहाँ पर बताएंगे कि ये सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, राइट। ये तीनों क्या है? आपके सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, याद रखना इनको। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 23? आपको एक नंबर दिया है 23 नंबर दिया है डेसिमल में। यहाँ पर वर्ड पढ़िए, बढ़िया प्यार से लिखा है उसने डेसिमल। क्या लिखा है? डेसिमल। और नंबर दिया है 23। इसका मतलब ये कुछ ऐसा लिखा है 23 और आपको यहाँ पर बेस में 10 मिलेगा, ठीक है। 23 और बेस में क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। और ये बोल रहा है कि इसके इक्विवेलेंट आप हमें यहाँ पर बाइनरी नंबर बनाकर बताइए। बाइनरी का मतलब पीछे 2 लिख देगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए, आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन मिलेगा कि जो आपकी ये कन्वर्जन जो है ना, नंबर सिस्टम के कन्वर्जन है, बिल्कुल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं। 2 मेथड होती है, मैं अभी अपनी वाली बताता हूँ, बहुत ईजी है। 23 नंबर जो लिखा है आप लोग कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। 23 को आप ऐसे करते हैं, यहाँ पे 23 लिखते हैं, इसको फिर आप क्या करते हैं, बाइनरी नंबर है तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 11 बार। यहाँ पर बचेगा 1। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 रिमेनिंग देगा आपको, यहाँ पर जाएगा 5। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 बार जाएगा और यहाँ बचेगा 1। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 0 देगा और ये कितनी बार जा रहा है? तो ये जा रहा है 1 बार, करेक्ट। तो ये आपके पास हो जाएगा। और आप जब लिखते हैं अब इनको तो आप इस कैसे लिखते हैं इनको? आप लिखते हैं नीचे से ऊपर चलते हुए, है ना। नीचे से ऊपर मतलब ये 1 हो गया। चलिए देखते हैं, नीचे से ऊपर का मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं इनको, ठीक, इस डायरेक्शन में। तो नंबर देखिए क्या लिखा है? 1, फिर लिखा है 0, देन 1, फिर 1 और फिर आपका 1। मतलब ये जो नंबर है ये बाइनरी नंबर है, आपने इस मेथड से निकाला। ये मेथड तब यूजफुल है, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? सी, बी। ये मेथड तब यूजफुल है जब आपके लिए नंबर छोटा हो, ठीक है। आप 3 डिजिट नंबर में अगर पहुंचे तो ये आप सोचिए 2 से डिवाइड करते हुए आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसकी पूरी मेथड मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा अच्छे से, अलग से एक वीडियो है इसके ऊपर पूरा, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये। देखिए अभी डिवाइड करने का सिंपल तरीका, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आपको क्या करना है, आपको नंबर लिखना है यहाँ से 1, 2, 4, 8, 16 और 16 के बाद लिखते तो 24 आ जाता, तो 24 नहीं, सॉरी 32 आ जाता। 32 नहीं लिखना क्योंकि 23 तक ही चाहिए मुझे। अब मैं 23 को किसी तरीके से डिवाइड करके इन नंबर से ऐड करके 23 बनाऊंगा। देखो कैसे समझना। अगर मैं 16 ऐड कर देता हूँ, क्या ऐड कर देता हूँ? 16 मैंने ऐड कर दिया, 16 ऐड कर दिया तो 23 में से अभी कितना रिमेनिंग है? अभी रिमेनिंग है 7। कितना रिमेनिंग है? 7। ऐड को ऐड नहीं करना क्योंकि मुझे 7 चाहिए।
4 को ऐड कर सकते। अब मेरा कितना रिमेनिंग होगा 3 रिमेनिंग होगा, तो क्या मैं 2 को ऐड कर सकता? बिल्कुल कर सकता। अब कितना रिमेनिंग होगा 1, और क्या मैं 1 को ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपने बोला 16, 4, 2 और 1, इसको आप ऐड करेंगे। 8 को ऐड नहीं करते, तो जिसको आपने ऐड किया उसके नीचे 1, जिसको नहीं किया उसके नीचे 0। देखिए क्या ये नंबर वही बना जो नंबर हमने इतना डिवीजन करने के बाद बनाया था? मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर जो ऑप्शन है आपका वो ये है, और इजी भी लगता है, जल्दी भी हो जाता है, और इसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी कम है। इधर ठीक है, मतलब कर तो आप इस तरीके से भी सकते हैं, लेकिन ये मुझे मेथड ज़्यादा इजी लगती है। बिल्कुल एकदम आंसर आ जाता है। ये सेकंड मेथड है, अगर आप ये चाहें तो ये भी आपको पूरी क्लियरली बता दी जाएगी, बट दोनों में से जैसे करना चाहते हैं आप उससे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में विद डिफरेंट क्वेश्चंस एंड फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी हम यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।